everyone, welcome back to my channel Study with Tanisha. Myself Tanisha और आज मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड किंग फार्मर्स एंड टाउन्स पढ़ाऊंगी। तो इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में दे दिया है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है देन द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो। सो टॉपिक इज टाउन्स एंड ट्रेड, न्यू सिटीज। तो अब अपन लोग अर्बन सेंटर्स के बारे में जानते हो कि अर्बन सेंटर्स के बारे में अपन पढ़ेंगे दैट वर emerged in several parts of the subcontinent from C6 century BC। ओके, तो 6 सेंचुरी BC से जो अर्बन सेंटर्स आए थे, जो सिटीज आने लगी थी ओके इन सेवरल पार्ट्स ऑफ सबकॉन्टिनेंट, तो उसके बारे में अपन देखेंगे। ओके, तो अपन ने देखा महाजन पदार्थ के बारे में, जो अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने देखा दैट देयर वर टोटल 16 महाजन पदार्थ। ओके, और हर महाजन पदार्थ की एक अपनी अपनी कैपिटल सिटी रहती है। ओके, तो जितने भी जो मेजर टाउन्स थे एम्पायर में या फिर सिटी में, मतलब जितने भी मेजर टाउन्स रहते थे तो वो सारे एक इम्पोर्टेंट रूट्स रहते थे। ओके, मतलब जितने भी जो मेजर टाउन्स रहते थे तो वो उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जाती थी, उनको फोर्टिफाइड करा जाता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते थे, मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के पर्पज से या फिर ट्रेड के पर्पज से वो बहुत इम्पोर्टेंट रहते थे। ओके, जैसे कि पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, सुरवानीगिरी, तोशाली, ये सारे जो अपन ने 5 मेजर इम्पोर्टेंट टाउन्स पढ़े थे। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज उनसे कहीं ना कहीं कोई एक इम्पोर्टेंट रूट कनेक्ट हो रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे जो पाटलिपुत्र है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवराइन रूट है, इसके थ्रू अपन लोग रिवर्स के थ्रू जो ट्रेड हो रहे थे वो कर सकते थे। उज्जैनी एक लैंड रूट है, ठीक है। मथुरा सिटी, मतलब सिटी जो मथुरा है, मथुरा सिटी जो है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक मेन सेंटर है कमर्शियल, कल्चरल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का। यहाँ पर अपन अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते, कमर्शियल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकते। ओके, तो जितनी भी जो सिटीज़ है वो मेजर क्यों है, वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि उससे कोई ना कोई एक इम्पोर्टेंट रूट कनेक्ट हो रहेगा, उससे कहीं ना कहीं एक बहुत इम्पोर्टेंट अपन को बेनिफिट मिल रहा है। ओके, तो ये कुछ मेजर सिटीज़ हैं जो कि इम्पोर्टेंट थी, और 6 सेंचुरी के टाइम तक बहुत सारे अर्बन सेंटर्स एस्टैब्लिश हो चुके थे। एक न्यू एरा आ गया था क्योंकि सिटीज़ आने लगी थी, अर्बन सेंटर्स आने लगे थे, लाइफ जो थी वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही थी, सेटलमेंट्स बढ़ रहे थे, बिल्डिंग्स बन रही थी, डिफरेंट टाइप्स के बिजनेसेस हो रहे थे, एक्टिविटीज़ हो रही थी, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा चेंज था ये सिटीज़ के आने से। ओके, नाउ अर्बन पॉपुलेशन, एलाइट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। तो अपन ने देखा कि जो किंग्स और रूलिंग एलाइट्स जो रहते थे वो फोर्टिफाइड सिटीज़ में रहते थे। ओके, मतलब वो जिस सिटीज़ में वो लोग रहते थे किंग्स या फिर रूलिंग एलाइट्स, तो उस सिटीज़ को, उस एरिया को पूरा फोर्टिफाइड किया जाता था, पूरा प्रोटेक्टेड किया जाता था। ओके, और बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जिन पर एक्सकवेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि आज भी वहाँ पर लोग रहते हैं। तो ऑब्वियसली अगर उस एरियाज में पीपल्स रह रहे हैं तो वहाँ पर एक्सकवेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्सकवेशन वहाँ पर हुआ था आफ्टर सो मेनी इयर्स, जब सिविलाइजेशन एंड हो गई थी उसकी भी बहुत टाइम के बाद वहाँ पर एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पर सेटलमेंट्स होते वो नहीं थे, वो कि बिल्कुल खाली हो चुका था, डेजर्टेड हो चुका था वो एरिया, जिसकी वजह से एक्सकवेशन करना ईजियर हो गया था। बट अदर साइट्स में अगर अपन देखें तो वहाँ पर आज भी जो पीपल्स हैं वो रहते हैं। ओके, वो उन एरियाज में रहते हैं, भले ही कम हो लेकिन रहते हैं। ओके, जिसकी वजह से एक्सकवेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और उसमें से भी अगर अपन बिल्कुल एक्सटेंसिव, बिल्कुल इंटेंस करें तो वो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बट स्टिल एक्सकवेशन, कुछ प्लेसेस पर एक्सकवेशन हुए और बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी रिकवर्ड हुए, विच इंक्लूड्स फाइन पोएट्री बोल्स, डिशेस, ग्लोशी फिनिश, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर which were used by rich peoples, ornaments, tools, weapons, vessels, figurine which was made of variety of materials like gold, silver, copper, bronze, ivory, glass, shell and terracotta. So ओवरऑल मतलब पूरे एरिया का एक्सकवेशन नहीं हो पाया था, बट स्टिल जिन एरियाज का एक्सकवेशन हुआ है तो वहाँ से बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स रिकवर हुए हैं, एंड सम ऑफ देम आर मेंशन्ड हियर। ओके, नाउ
और ये मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है कि जितनी भी पिक्चर्स आपकी बुक में दिए हैं प्लीज़ उनको अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा, और ये जो साइड में जो भी पिक्चर का डिस्क्रिप्शन दिया है उसको भी रीड कीजिएगा, और हो सके तो उनको रिमेंबर कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आते हैं, 1 मार्क में आते हैं, और आपको सेम पिक्चर का सेम डिस्क्रिप्शन लिखना होता है जो कि बुक में दिया रहता है। ओके, तो ये पिक्चर को भी अच्छे से देखिएगा, और साथ ही में जो डिस्क्रिप्शन दिया है पिक्चर का वो भी अच्छे से रीड कीजिएगा और रिमेंबर भी करने की कोशिश करिए। ओके, क्योंकि आपको सेम डिस्क्रिप्शन लिखना होता है एग्जाम में। अगर कोई भी पिक्चर आती है तो उसका जो डिस्क्रिप्शन बुक में दिया रहता है वही आपको एग्जाम में लिखना होता है। आप अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते, तो डिस्क्रिप्शन अच्छे से रिमेंबर कीजिएगा। ओके, नाउ सेकेंड सेंचुरी BCE से बहुत से शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शंस अपन को देखने को मिले डिफरेंट सिटीज में। नाउ व्हाट इज वोटिव इंस्क्रिप्शन? तो वोटिव इंस्क्रिप्शंस मेनली वो गिफ्ट्स होते हैं, वो डोनेशन होता है जो कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को करते हैं। जैसे डिफरेंट रूलर्स जो रहते थे, पीपल्स जो रहते थे, वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो रहते थे वहाँ पर डोनेशंस करते थे, वहाँ पर गिफ्ट्स देते थे, और इन सब के बारे में कहाँ पर लिखा रहता था? वोटिव इंस्क्रिप्शन। ओके, तो बहुत सारे वोटिव इंस्क्रिप्शंस अपन को मिले हैं। तो उन वोटिव इंस्क्रिप्शंस में जो डोनर रहता था, दैट मीन्स जो डोनेट करता था, उसका नाम लिखा रहता था, कभी कभार उनके ऑक्यूपेशंस के बारे में भी बताया रहता था। ओके, तो वोटिव इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो रिकवर्ड हुए फ्रॉम नंबर ऑफ सिटीज, एंड वोटिव इंस्क्रिप्शंस आर यूजुअली द रिकॉर्ड्स means votive inscriptions record the gifts that were made to religious institutions. Okay, and जो cities जो रहती थी वो अपन को peoples के बारे में बताते थे, different peoples के बारे में बताते थे, different occupations जो कि वो perform करते थे, which include washing folks, weavers, scribes, carpenters, potters, goldsmiths, blacksmiths, officials, रिलीजियस टीचर्स, मर्चेंट्स, किंग्स। ओके, तो इन सभी के बारे में, इनके ऑक्यूपेशंस के बारे में बताते थे कि जो सिटीज़ जो रहती थी, जो टाउन्स जो रहते थे, वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स रहते थे हु परफॉर्म डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। ओके, एंड सम ऑफ देम आर मेंशन्ड हियर लाइक वॉशिंग फोक्स, वीवर्स, स्क्राइब्स, कारपेंटर्स। ओके, तो पीपल्स जो थे वो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस परफॉर्म करते थे। नाउ अब कभी कभी जो गिल्ड्स के बारे में अपन पहले भी देख चुके, गिल्ड्स और श्रेणीज, इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स और क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स। तो इनके बारे में बताया क्या है, दे एस्टैब्लिश देमसेल्फ इन द टाउन्स एंड सिटीज। ओके, एंड ये जो गिल्ड्स जो हैं ये रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करते थे, पूरा जो प्रोडक्शन कल्टीवेशन की जो एक्टिविटीज़ रहती थी उनको रेगुलेट करते थे, एंड साथ साथ में जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनते थे उनको मार्केटेड भी करते थे, दैट मीन्स उनको मार्केट में जाकर सेल करते थे। ओके, एंड जो क्राफ्ट पर्सन्स रहते थे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन टूल्स का यूज़ करते थे अपनी जो अर्बन एलाइट्स की डिमांड्स हैं या फिर जो एरिया की डिमांड है उनको पूरा करने के लिए। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है देन प्लीज़ फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई ऑल योर क्वेरीज। ओके, नो ट्रेड इन दी सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। सो अब ट्रेड्स भी हुए तो सिर्फ मतलब एरिया में ही या फिर वो लिमिटेड एरिया में ही सब कॉन्टिनेंट वो ट्रेड नहीं होते थे। ओके, दैट मीन्स बियॉन्ड दी सब कॉन्टिनेंट्स और एक अलग लैंड में अलग कंट्री के साथ भी ट्रेड्स होते थे। सो फ्रॉम 6th century BCE जो लैंड और रिवर रूट्स रहते थे द क्रिसक्रॉस दी सब कॉन्टिनेंट्स एंड दे एक्सटेंडेड देमसेल्फ इन डिफरेंट डायरेक्शंस। वेरियस डायरेक्शंस में लैंड और रिवर रूट्स जो थे वो एक्सटेंडेड थे, और फिर जिसकी वजह से डिफरेंट एरियाज में अपना ट्रेड होता था। ओके, जिस they extended into Central Asia and beyond, overseas from ports to the coastline, extend across Arabian Sea to North and East Africa and West Asia through the Bay of Bengal to Southeast Asia and China। मतलब अपन देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरी कंट्री में जो ट्रेड हैगा वो एस्टैब्लिश था। ओके, सो सिर्फ लिमिटेड एरिया में ही या फिर अपने एरिया में ही ट्रेड नहीं होता था, बल्कि बियॉन्ड दी सब कॉन्टिनेंट भी ट्रेड होता था। ओके,
और जो भी इन रूट से पास आउट होते थे, मतलब ट्रेवल करते थे, दे इंक्लूड पैडलर्स जो कि मेनली फुट के थ्रू ट्रेवल करते थे, एंड मर्चेंट्स जो कि बुलक कार्ट के जो कैरावान्स होते थे उनमें ट्रेवल करते थे, या फिर जो पेट एनिमल्स रहते थे एनिमल्स पर भी वो ट्रेवल करते थे। ओके, और सी फेयरर्स भी रहते थे। सी फेयरर्स जिनका जो वेंचर रहता था, उनकी जो ट्रेवलिंग रहती थी वो बहुत ही रिस्की रहती थी, बट अगर उन्होंने वो ट्रैवलिंग कंप्लीट कर लेते थे तो उनके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल भी रहता था। ओके, और जो सक्सेसफुल मर्चेंट्स रहते थे उनको मस्तावन कहा जाता था इन तमिल, एंड सेतीज एंड सतवाहास इन प्राकृत। ओके, एंड जो सक्सेसफुल मर्चेंट्स रहते थे वो बहुत ज़्यादा रिच भी रहते थे। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, वाइड रेंज ऑफ गुड्स का यूज़ किया जाता था, लाइक सॉल्ट, ग्रेन्स, क्लोथ, मेटल और फिनिश प्रोडक्ट, स्टोन, टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट्स, मतलब बहुत सारे गुड्स का ट्रेड होता था, बहुत सारे गुड्स इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स होते थे। स्पाइसेस जैसे हो गए, स्पेशली पेपर, तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी रोमन एम्पायर में। टेक्सटाइल्स, मेडिसिनल प्लांट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होती थी अरेबियन सी में, मेडिटेरियन सीज में, ओके, रोमन एम्पायर में। तो अपन देख सकते हैं कितने बड़े बड़े एरियाज में भी अपने जो इंडिया का ट्रेड होता था। ओके, इंडिया जो थी उन कंट्रीज के साथ ट्रेड करती थी, और बहुत सारे गुड्स, वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स जो है उनको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करा जाता था। ओके, तो ट्रेड जो था वो पूरी कंट्री में फैला हुआ था, और लैंड के थ्रू, रिवर्स के थ्रू ट्रेड्स होते थे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ गुड्स का ट्रेड होता था। ओके, तो ट्रेड भी उस टाइम पे बहुत पॉपुलर था। नाउ कॉइन्स एंड किंग्स, और कुछ एक्सटेंट तक अपन कह सकते हैं कि जब कॉइनेज आया, ओके, कॉइन्स का इंट्रोडक्शन हुआ, तो उसके बाद तो और एक्सचेंज जो है, जो ट्रेड जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि कॉइन्स के आने के बाद जो ट्रेड है वो और ज़्यादा ईजियर हो गया था। पंच मार्क्ड कॉइन्स जो कि सिल्वर और कॉपर के बने रहते थे उस टाइम पे, तो वो सबसे पहले पंच मार्क कॉइन्स का ही यूज़ किया जाता था ट्रेड के लिए। और जो पंच मार्क कॉइन्स हैं, दे हैव बीन रिकवर फ्रॉम एक्सकवेशन एट नंबर ऑफ साइट्स। अब साइट्स पर एक्सकवेशन हुआ तो वहाँ से पंच मार्क कॉइन्स मिले। ओके, और जो न्यूमिज्मेटिक्स हुआ, न्यूमिज्मेटिक्स वो होते हैं जो कि कॉइन्स की स्टडी करते हैं। ओके, तो जो न्यूमिज्मेटिक्स थे उन्होंने भी कॉइन्स की स्टडी करी। ओके, और उन्होंने कहा कि हाँ, मतलब ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स हैं इनका यूज़ किया जाता था ट्रेड्स के लिए। नो, अब ये जो हिस्टोरियंस थे, दे ऑल्सो अटेम्प्टेड ये इस चीज़ का कि जो पंचमार्क कॉइन्स हैं उन पे जो सिंबल्स बने हैं उनके थ्रू वो स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज़ के बारे में पता लगा सके कि ये जो कॉइन हैगा वो किस डायनेस्टी के टाइम पर प्रिंट हुआ था या फिर इशूड हुआ था, सो दैट कि वो ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सके कि ओके, ये जो कॉइन हैगा वो इस डायनेस्टी को बिलोंग करता है। ओके, एंड फर्स्ट कॉइन्स जिसमें किंग का या फिर रूलर का इमेज था, नेम था, इट वॉज इशू बाय द इंडो ग्रीक्स, जिन्होंने अपना कंट्रोल जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है सब कॉन्टिनेंट के उसमें स्टैब्लिश करा था सी 2nd century BC. So the first coin to bear the name and image of the ruler was issued by Indo Greeks who established control over the northwestern part of subcontinent c 2nd century BC. ओके, अब जो कुशानास थे, कुशाना दे वर द लार्जेस्ट होल्डर्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। इन्होंने सबसे पहले कुशानास ने गोल्ड कॉइन इशू करा था 1st century में, तो ये आपको रिमेम्बर करना है। ओके, ना अब ये जो गोल्ड कॉइन्स थे या फिर जो पंच मार्क कॉइन्स थे, तो इनका यूज़ किया जाता था, डिफरेंट रूलर्स जो थे, वो डिफरेंट कंट्रीज जो थी वो इन कॉइन्स का यूज़ करती थी ट्रेड के लिए। ओके, गोल्ड कॉइन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, और जो फाइंडिंग्स हैं गोल्ड कॉइन्स की वो भी मिली हैं। दैट मीन्स कि ट्रांजेक्शन जो है वो लार्ज प्लेस पर होता था, ट्रेड जो है वो लार्ज प्लेस पर होता था, लार्ज नंबर में होता था, और कॉइन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता था। ओके, एंड द होल्ड्स ऑफ रोमन कॉइन्स भी मिले हैं साउथ इंडिया में, तो ये तो था क्लियर था। ओके, दैट मीन कि जो कंट्रीज हैं रोमन एम्पायर और इंडिया, ये
पॉलिटिकली तो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बट इन ट्रेड्स के थ्रू भी इन कंट्रीज में और डिफरेंट लैंड्स में बहुत ज़्यादा क्लोज कनेक्शन था, क्योंकि सारी कंट्रीज जो हैं, सारे लैंड्स जो हैं वो एक दूसरे से बाउंड्रीज के थ्रू तो कनेक्टेड हैं, ओके, बट ये ट्रेड्स के थ्रू कंट्रीज के बीच में बहुत ज़्यादा क्लोज कनेक्शन था, बहुत ही क्लोजली रिलेटेड थे ये सारे कंट्रीज एक दूसरे से, बिकॉज ऑफ ट्रेड, बिकॉज ऑफ द लार्ज transactions that were taken place between these countries. ओके नो, अब जो ट्राइबल रिपब्लिक्स हैं लाइक द योद्धास ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, तो ये भी कॉइन्स इशू करते थे, और जब एक्सकवेशन हुआ तो इनके कॉइन्स भी रिकवर्ड हुए। ओके, उसी तरीके से जो गुप्ता रूलर्स थे वो गोल्ड कॉइन्स इशू करते थे। ओके, तो इस तरह के डिफरेंट रूलर्स जो हैं, डिफरेंट ट्राइबल्स जो हैं, डिफरेंट डायनेस्टीज जो हैं, वो अपने डायनेस्टी से एसोसिएटेड कॉइन्स इशू करते थे, एंड देन दे यूज दीज कॉइन्स फॉर द ट्रेड्स एंड फॉर द ट्रांजेक्शंस दैट वर टेकन प्लेस। ओके, नाउ फ्रॉम C6 सेंचुरी CE ऑनवर्ड्स जो फाइंडिंग्स जो थी गोल्ड कॉइन्स की वो कम होने लगी, मतलब बहुत ही 6th सेंचुरी से बहुत ही कम कॉइन्स मिलने लगे। तो अब इसके भी बहुत से रीजन है, मतलब क्या ये इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था, इसकी वजह से गोल्ड कॉइन्स की फाइंडिंग्स कम हो गई थी? तो हिस्टोरियंस ने बहुत से रीजंस दिए हैं। सम सजेस्ट कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर का जब कोलैप्स हो गया था तो फिर उसकी वजह से जो प्रॉस्पेरिटी थी स्टेट्स की वो इफेक्ट हो गई थी, क्योंकि रोमन एम्पायर के साथ ह्यूज प्लेस में ट्रांजेक्शन होते थे। ओके, बट आफ्टर द कोलैप्स ऑफ रोमन एम्पायर ये जो ट्रांजेक्शन था, ये जो ट्रेड था, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ, जिसकी वजह से फिर जिन भी रीजन्स को, स्टेट्स को इससे प्रॉफिट मिलता था इन ट्रांजेक्शन से, वो ख़त्म हो गया। तो इसकी वजह से भी फिर गोल्ड कॉइन्स का जो यूज़ है वो कम हो गए थे। या फिर कुछ ने ये भी एक्सप्लेनेशन दिया है कि जैसे जैसे न्यू टाउन्स एस्टैब्लिश्ड हुए और नए नए नेटवर्क्स आए ट्रेड के, तो फिर गोल्ड कॉइन्स का यूज़ जो था वो कम हो गया था, और उसके प्लेस में और चीज़ों का यूज़ किया जाने लगा। तो हिस्टोरियंस ने डिफरेंट एक्सप्लेनेशन दिए हैं कि क्यों जो 6th सेंचुरी से गोल्ड कॉइन्स की फाइंडिंग्स थी वो कम हो गई थी, बट अपन के पास कोई श्योर आंसर नहीं है कि यार दिस इज़ द ओनली रीज़न for the disappearance of gold coins. Okay, but yeah, historians give different explanations according to their research, according to their excavation. Okay, now back to basis, how are inscriptions deciphered? अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब जो हिस्टोरियंस को इंस्क्रिप्शंस मिलते थे, ओके, जो भी वो इंस्क्रिप्शंस वो रिकवर करते थे तो उनको डेसिफर्ड कैसे करते थे? डेसिफर्ड मीन्स उस इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा है वो कैसे समझते थे? तो जो मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में लिखी गई, दे आर डेराइव्ड फ्रॉम ब्राह्मी, क्योंकि पहले की जब बिल्कुल स्टार्टिंग में ब्राह्मी, खरोष्टी, प्राकृत यही लैंग्वेजेस का यूज़ किया जा रहा था। अब जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे, अब उनको तो ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी। ओके, सो दे टुक द हेल्प ऑफ इंडियन पंडित्स, जिन्होंने इन लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करा, सो दैट कि ये जो यूरोपियन स्कॉलर्स हैं वो उन लैंग्वेज को समझ सके। ओके, जब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करा, क्योंकि उस टाइम पे जो अर्ली इंस्क्रिप्शंस रहते थे वो प्राकृत और संस्कृत में ही लिखे जाते थे। ओके, एंड आफ्टर द सो मैनी डिकेड्स ऑफ पेन्सटेकिंग इन्वेस्टिगेशन, जेम्स प्रिंसिप जो है, he was able to decipher Ashokan Brahmi in 1838. So please remember this. James Prinsip was able to decipher Ashokan Brahmi in 1838. ओके, नाउ हाउ खरोष्टी वॉज रीच्ड? अब जो खरोष्टी के डेसिफरमेंट को लेकर जो स्टोरी है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर्स। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि जब मैंने देखा कि जो फर्स्ट जो कॉइन्स थी फाइंडिंग्स की इंडो ग्रीक किंग्स की, जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट में रूल कराएगा, तो उन्होंने भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करी, कॉइन्स इंस्क्रिप्शंस को डेसिफर्ड करने की कोशिश करी। ओके, एंड यूरोपियन स्कॉलर्स जो थे वो दे यूज्ड टू कंपेयर द डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखे जाते थे, सो दैट कि वो उनको समझ सकें। ओके, जैसे कि जो बहुत से जो जेम्स प्रिंसिप जो हैं, उन्होंने जो इंस्क्रिप्शंस रिकवर्ड की हैं वो मेनली खरोष्टी और प्राकृत लैंग्वेज में है। ओके, अगर वो इन लैंग्वेजेस को डेसिफर्ड कर पाते हैं देन इट बिकम ईजियर फॉर देम टू रीड लॉन्गर इंस्क्रिप्शन। ओके, तो ये बहुत ही पेनस्टेकिंग टास्क था हिस्टोरियंस के लिए कि जो इंस्क्रिप्शंस उनको मिल रही हैं उसको वो उनको डेसिफर्ड कर सकें। ओके,
नो, हिस्टोरिकल एविडेंसेस फ्रॉम इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन से क्या क्या एविडेंसेस मिले, क्या क्या हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिले, तो अपन ने अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में देखा। अपन ने देखा कि मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस में अशोका को मेंशन किया गया है और अशोका को क्या टाइटल दिया गया है, देवनम्पिया या फिर पियादसी। देवनम्पिया मीन्स बिलव्ड ऑफ द गॉड्स एंड पियादसी मीन्स प्लेजेंट टू बीहोल्ड। तो देव बिलव्ड ऑफ गॉड्स मतलब कि जो गॉड का बहुत ही प्यारा, वो बिलव्ड ऑफ पियादसी मीन्स जिसको होल्ड करना, फिर जिसको अपने पास रखना बहुत अच्छा लगता हो। तो ये ऐसे बड़े बड़े टाइटल्स दिए जाते थे रूलर्स को, स्पेशली अशोका को। मीन्स मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस में अशोका को यही टाइटल दिए गए, देवनम्पिया या फिर पियादसी। ओके, तो ये सारे जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इन इंस्क्रिप्शंस के थ्रू अपन को वो कंटेंट, उनका स्टाइल, उनका लैंग्वेज, उनका पैलोग्राफी, हर चीज़ समझ में आ जाती है। और साथ साथ में जो एपिग्राफिस्ट हैं जो कि इन सारे इंस्क्रिप्शंस को डेसिफर्ड करते, वो ये फिर ये सारी चीज़ों को समझने के बाद वो ये भी कंक्लूड कर पाते हैं कि क्या ये सेम रूलर ने इशू करे हैं कि डिफरेंट रूलर है। ओके, ना जो एपिग्राफिस्ट जो रहते थे, फिर जो हिस्टोरियंस रहते थे, वो कंटिन्यूसली वो इंस्क्रिप्शंस को कंटिन्यूसली डेसिफर्ड करने में लगे रहते थे और ये बहुत ही पेन्स टेकिंगली टास्क रहता था उनके लिए कि वो इंस्क्रिप्शंस को डेसिफर्ड करने या फिर जो उसमें लिखा हुआ है एक्चुअली वो समझ पाए। ओके, नाउ अब हिस्टोरियंस ने और भी बहुत सारे अदर असेसमेंट्स करी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो किंग्स ऑर्डर देता था, ओके, तो क्या वो रॉक्स पर लिखे जाते थे, क्या कोई लेटर छपता था जिसके थ्रू पीपल्स जो है उनको समझ पाते थे, और जो पीपल्स लिटरेट नहीं रहते थे, जो इलिटरेट रहते थे, तो वो उन सारे ऑर्डर्स को या फिर क्या लिखा है उनको कैसे समझते थे। तो ये सारे से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स को फाइंड आउट करना इतना ईजी नहीं है, ओके, फिर उनको इंटरप्रेट करना उतना ईजी नहीं है। ओके, नाउ जब जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं वो उड़ीसा में भी मिले हैं, बट उनका जो डिपिक्शन है वो मिसिंग है, ठीक है, वो क्या डेसिफर्ड करते हैं उसके बारे में नहीं बताया है। अदर वर्ड्स लाइक जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो भी बहुत से रीजंस में अपन को नहीं मिला, तो कैसे अपन उनको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सो देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस जिनके आंसर्स जो है वो अभी भी अपन को पता नहीं है। देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस व्हिच आर unanswered. Okay, and historians are continuously trying to find the answers of these questions. Now the last topic is the limitations of inscriptional evidences. अब ये जो inscriptions मिलते थे, okay, जो तो उनकी limitations क्या क्या, अपन ने uses, अपन ने advantages तो बहुत सारे देख लिए कि it helps to reconstruct the history, उससे अपन को एरिया के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, but there are some limitations as well. तो first limitation ये है कि जो लेटर्स जो लिखे रहते थे, ओके, इंस्क्रिप्शन में जो लेटर्स लिखे रहते थे वो फेंटली थे, मतलब उसमें कुछ कुछ बीच के पार्ट्स जो रहते थे वो मिसिंग रहते थे। इस वजह से जो इंस्क्रिप्शन में क्या वर्ड्स का यूज हुआ है उनके एग्जैक्ट मीनिंग को फाइंड आउट करना फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और वो क्या कोई स्पेसिफिक प्लेस या फिर स्पेसिफिक टाइम से एसोसिएटेड है तो वो भी फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो फर्स्ट लिमिटेशन इज द लेटर्स आर वेरी फेंटली engraved and the reconstruction are uncertain and it is not always easy to be sure about the exact meaning of the words that were used in inscription. सेकेंड लिमिटेशन है इसके, थाउजेंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस जो कि डिस्कवर्ड हुए अभी तक वो डेसिफर्ड ही नहीं हुए, मतलब उनमें क्या मीनिंग लिखा है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, वो अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुआ है। ओके, वो ट्रांसलेट ही नहीं हुए हैं, जिस वजह से बहुत सारे इंस्क्रिप्शन एक्सेस तो करते हैं बट उनका मीनिंग ही नहीं पता। तो ये मेजर सेकेंड लिमिटेशन है। थर्ड लिमिटेशन ये है कि जो सभी कुछ जो कि इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली नेसेसरी नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर एक इवेंट जो है वो इंस्क्रिप्शन में मेंशन, मतलब बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो कि अपन को इंस्क्रिप्शन में देखने को नहीं मिलेंगे, लाइक द रूटीन वर्क ऑफ पीपल, रूटीन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, देयर जॉय एंड सॉरो, ये सब अपन को इंस्क्रिप्शन में देखने को नहीं मिलेगा। इंस्क्रिप्शन में सिर्फ और सिर्फ जो रूलर्स के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में ही बताया गया है, ऑर्डिनरी पीपल्स के बारे में अपन को कुछ भी नहीं मिलेगा इंस्क्रिप्शन में, तो ये भी एक मेजर ड्रॉबैक है।
And fourth drawback is the content of inscription almost invariably project the perspective of the persons who commission them. अब हाँ, ये भी एक मेजर ड्रॉबैक है कि जो इंस्क्रिप्शन जो उस इंस्क्रिप्शन को बना रहेगा तो उसी के पर वो अपने खुद के पर्सपेक्टिव से ही बना रहेगा, तो इसमें सभी का पर्सपेक्टिव क्या है वो अपन को नहीं पता चलता, इसमें अपन को उसी पर्सन का पर्सपेक्टिव पता चल पाता है जो कि उस इंस्क्रिप्शन को बना, तो ये भी एक मेजर ड्रॉबैक है. ओके, so these are the four major drawback of inscriptions, and please remember these. So this is the completion of your chapter. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो. मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है सो दैट कि आप हर एक एक टॉपिक को अच्छे से समझ सके. ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, थैंक यू सो मच.